बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस पुट किया है। सनसेट रियल्टी का ट्रायल बैलेंस है मार्च 31/19 का। उसमें जो टाइटल ऑफ अकाउंट्स या नेचर ऑफ अकाउंट्स या समरीज ऑफ अकाउंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो है, एक तो कैश 6500, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा अकाउंट्स रिसीवेबल 5000, लैंड 25,000, बिल्डिंग 72,000, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग 400, ऑफिस इक्विपमेंट 24,000, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 800, नोट्स पेएबल 81,000, अकाउंट्स पेएबल 10,000, एलन नॉल्टन कैपिटल जो ओनर है 37,800 उसकी इन्वेस्टमेंट, एलन नॉल्टन ड्रैंक्स ओनर की पर्सनल यूज़ 2000, कमीशन अर्नड है 20,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 900, रेंटल एक्सपेंसेस 700, सैलरीज एक्सपेंसेस 13,300, टेलीफोन एक्सपेंसेस 600, टोटल डेबिट साइड 1,50,000 और टोटल क्रेडिट साइड 1,50,000। रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसके बाद हमने इसकी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है, इसके बाद ही हमने इसकी क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज के साथ फिर हमने इसका बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट के बाद हमने इसका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट है इसकी कि गिवन इंफॉर्मेशन से हमने इनकम स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसकी प्रॉफिट शो करना है कि प्रॉफिट इस बिज़नेस के अंदर कितना अर्न हुआ है, इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 पे हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के ओनर्स की इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चेंजिंग वाकई हुई। ओनर की इन्वेस्टमेंट में हम क्या लिखते हैं कि उसका जो इनिशियल कैपिटल मौजूद है प्लस हम करते हैं कि जो इनकम हुई है बिज़नेस के अंदर ईयर की, इसके बाद उसमें हम अगर एडिशनल कैपिटल मौजूद हो तो वो एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम उसके पर्सनल यूज़, उसकी विदड्रॉल को, उसकी ड्रैंक्स को उसके कैपिटल से लेस कर देते हैं, तो हमारे पास उसका कैपिटल मंथ एंड का, ईयर एंड का फाइंड हो जाता है। नंबर 3 पे हमने क्या करना है, इसकी क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने समझाया था, क्लोजिंग एंट्रीज हम 4 करते हैं कि टेम्परेरी अकाउंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनको क्लोज करेंगे, जो कि रेवेन्यू अकाउंट क्लोज किया जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज किया जाएगा, फिर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो डिफरेंस होगा नेट इनकम या नेट लॉस का, उसको हम ओनर इक्विटी के अंदर जो है ना क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके बाद लास्ट पे जो होगा वो विदड्रॉल को हम कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे, उसको विदड्रॉल को भी क्लोज कर देंगे। नंबर 4 पे रिक्वायरमेंट है कि इससे हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। नंबर 5 पे ये है कि आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास जो है ना 5 रिक्वायरमेंट है। इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने काम क्या करना होगा कि बिज़नेस की रेवेन्यूज़ में से बिज़नेस के एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो नेट इनकम या नेट लॉस हमें फाइंड हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर कैपिटल जो गिवन है उसमें हम प्लस नेट इनकम करेंगे, उसमें से हम उसकी पर्सनल यूज़ जो है वो हम लेस कर देंगे। क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर हम किन चीज़ों को क्लोज करते हैं, नंबर 1 रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। नंबर 2 पे एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करेंगे, एक्सपेंसेस क्लोज्ड होंगे। नंबर 3 पे इनकम और लॉस क्लोज होगा। नंबर 4 पे ड्रैंक्स का जो अकाउंट होगा वो क्लोज्ड होगा। इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। इसके बाद हमारा क्या होगा, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम बैलेंस शीट आइटम पुट कर देंगे
कि उसके एसेट्स सारे हम डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी उसका कैपिटल जो है उसको हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ये हमारा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होगा। अब सबसे पहले इसमें हम इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है, क्लोजिंग एंट्रीज है और बैलेंस शीट है, और इसके बाद आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब इनकम स्टेटमेंट शुरू करने से पहले जो मैं आपके पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो चीज़ें यहाँ पे डेबिट साइड पर एग्जिस्ट करती हैं, जो नेचर ऑफ अकाउंट्स डेबिट साइड पर एग्जिस्ट करते हैं, डेबिट साइड पर हमेशा डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस पे या तो एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं या नंबर 2 पे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड पे एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 3 डेबिट साइड पर अगर कोई चीज़ होगी वो क्या होगा, पर्सनल यूज़ होगा, ड्राइंग्स होगा। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर या तो एसेट्स होंगे या फिर एक्सपेंसेस होंगे या तीसरे साइड पर क्या होगा, ड्राइंग्स होगा, क्योंकि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन की है कि जो चीज़ इंक्रीज होने से, जो नेचर ऑफ अकाउंट्स इंक्रीज होने से डेबिट होते हैं, उनका अगर बैलेंस एग्जिस्ट करेगा तो वो डेबिट पे होगा, कभी भी क्रेडिट साइड पर इनका बैलेंस नहीं हो सकता। और 3 चीज़ें हैं जिनका हमेशा जो है ना क्रेडिट साइड पर बैलेंस होगा। रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट साइड पर बैलेंस होगा, लायबिलिटीज इनका क्रेडिट साइड पर बैलेंस होगा। नंबर 3 ओनर इक्विटी का कैपिटल, मालिक की जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर मौजूद है उसका जो बैलेंस होगा वो भी क्रेडिट साइड पर होगा। अब जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन की। एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी ये किस चीज़ के आइटम हैं, ये बैलेंस शीट के आइटम हैं। जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम हैं वो मैचिंग कंसेप्ट के अंदर जो हम पढ़ते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो आपस में कंपैरिजन होगा उससे हमें बिजनेस के अंदर क्या चीज़ शो होगी, इनकम या बिजनेस का हमें लॉस मालूम हो जाएगा। इसके बाद एक आइटम जो डेबिट साइड पर मौजूद है, ड्राइंग्स, ये हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर को अलाउ किया जाता है कि बिजनेस में से अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए अमाउंट या कोई बिजनेस का एसेट्स यूज़ कर सकता है, तो इसकी हम क्लोजिंग कर लेते हैं, उसके ओनर इक्विटी से लेस कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमने 2 चीज़ों को लेना है, रेवेन्यू माइनस हम एक्सपेंसेस करेंगे। अब इस बिजनेस के अंदर जो मैंने नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखे हैं, सबसे पहले कैश से लेकर एलन नॉल्टन ड्राइंग्स तक जो हमारे पास आइटम गिवन है, ये सारे के सारे बैलेंस शीट आइटम हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो आइटम गिवन है, कैश जो हमारे पास गिवन है वो बैलेंस शीट का आइटम है, जिसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जब हम एसेट्स को लिखते हैं तो उसका लिखने का प्रोसीजर वे होता है कि अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, सबसे पहले हम वो एसेट लिखते हैं जो तो कैश हो या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, कैश और कैश इक्विवेलेंट, या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सबसे पहले करंट एसेट लिखेंगे, उसके बाद हम बिजनेस के जो परमानेंट एसेट हैं, फिक्स्ड एसेट हैं, जिनको हम बिजनेस के अंदर परमानेंटली यूज करके बिजनेस का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट उनसे जो है ना लेते हैं, उसके बाद वो एसेट्स लिखे जाएंगे। इसके बाद
जब बैलेंस शीट बनाते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी किया जाता है, फिर हम लायबिलिटी साइड पर जिनके साथ पेएबल्स मौजूद है कि हमारे पास नोट्स पेएबल हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं, अगर हमने लोन लिया हो लोन पेएबल हो सकता है, या किसी से एडवांस के अंदर हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया हो जिसके अगेंस्ट सर्विसेज हमने फ्यूचर के अंदर परफॉर्म करनी हो, वो भी हमारे पास लायबिलिटीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दो अकाउंट्स और भी क्रेडिट साइड पर मौजूद हैं, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये कंट्रा एसेट्स है, जब हम बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, उसके मुतलका एसेट्स में से जो यानी कि अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग का जो एसेट्स है वो बिल्डिंग है उसमें से लेस कर देंगे, और अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट से लेस कर देंगे। अकाउंट पेबल लायबिलिटी दिखा देंगे, एलन नॉल्टन कैपिटल, ये हमारा ओनर इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर आ जाएगा। एलन नॉल्टन जो ड्राइंग्स है क्लोजिंग एंट्री के अंदर कैपिटल के अंदर क्लोज कर देंगे और कैपिटल से लेस हो जाएगा। इसके बाद जो नीचे आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, कमीशन अर्न है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, रेंटल एक्सपेंसेस है, सैलरीज है और टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है। कमीशन अर्न क्रेडिट साइड पर ये हमारी रेवेन्यू है, एडवर्टाइजिंग, रेंटल, सैलरीज और टेलीफोन ये हमारे जिनके साथ एक्सपेंसेस का लफ्ज़ लिखा हुआ है ये हमारे एक्सपेंस हैं। रेवेन्यू 20,000 में से ये हम एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, जो हमें डिफरेंस मालूम होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। इफ रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंसेस देन क्या होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हमारे एक्सपेंसेस एक्सेस हो जाएं एज कंपैरिजन टू रेवेन्यू तो फिर क्या होगा, वो हमारा नेट लॉस होगा। इस सवाल के अंदर एक और चीज़ भी उन्होंने दी है कि एक एडजस्टमेंट भी उन्होंने पुट करके दी हुई है। वो एडजस्टमेंट ये है कि बिल्डिंग जो हमारे पास गिवन है वो कहते हैं इसकी जो लाइफ है वो 30 ईयर होगी, जबकि ऑफिस इक्विपमेंट की जो लाइफ है 5 ईयर होगी। जो बिल्डिंग हमारे पास एग्जिस्ट करती है, बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 72,000 है, इसकी जो लाइफ है, लाइफ उन्होंने गिवन की है कि ये 30 ईयर तक ये बिल्डिंग काबिल इस्तेमाल रहेगी, इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 30 ईयर है। दूसरा हमारे पास परमानेंट एसेट्स मौजूद है, इक्विपमेंट्स, उसकी कॉस्ट है 24,000, जबकि इसकी जो लाइफ ऑफ एसेट्स है वो गिवन है हमारे पास 5 ईयर। ये भी साथ इस सवाल में लिखा हुआ है कि दिस मंथ की इसकी एडजस्टमेंट भी करें। बिल्डिंग जो बिजनेस के अंदर यूज़ हो रही है, जो जिस वक्त हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी उस वक्त जो हमारी इस पे जो कास्ट आई थी वो 72,000 आई थी। अब बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन जो होगी, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, क्योंकि बिल्डिंग ने 30 ईयर तक यूज़ होना है, इसके बाद इसकी बिल्डिंग की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लॉ हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम जो परमानेंट एसेट्स अपनी लाइफ को ख़त्म करते जा रहे हैं, परमानेंट लाइफ जब डैमेज होगी या उसका यूज़ लेंगे, जब उससे आप बेनिफिट लेंगे तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट जो आपकी कॉस्ट कंज्यूम्ड हो जाएगी, जो आपका कॉस्ट कन्वर्टिबल यानी कि आपका एसेट्स कन्वर्टिबल इनटू एक्सपेंस हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, उसकी लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएगी, तो उसको आप बिजनेस का एक्सपेंस शो कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 72,000 अगर उसकी कॉस्ट है, डिवाइड उसको कर लें कि 30 ईयर तक, इट मीन्स कि आपको एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। हिसाब किताब हमारे पास मंथली बेसिस पर गिवन है, फिर एनुअल डिप्रिसिएशन जो आएगी उसको डिवाइड बाई 12 कर लेंगे तो हमारे पास
जो डिप्रिसिएशन होगी पर मंथ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। डिप्रिसिएशन मीन ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड डिप्रिसिएशन। अब 72,000 को 30 पे तकसीम कर लें, ईयरली डिप्रिसिएशन जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो आती है हमारे पास 2400। अगर हमारा ईयरली हिसाब किताब होता तो हर साल हमारा जो बिल्डिंग थी वो 2400 उसकी डिप्रिसिएशन आपने लेनी थी। अब हम बना रहे हैं मंथली। ईयर्स के अंदर जो मंथ हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब इस 2400 को डिवाइड कर लें 12 पे, तो आपकी जो डिप्रिसिएशन बनती है बिल्डिंग पे वो बनती है 200 पर मंथ के लिहाज से डिप्रिसिएट होगी। इसके बाद आपकी डिप्रिसिएशन है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट कॉस्ट है 24,000 जबकि उसकी लाइफ है 5 ईयर। 24,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ईयरली इसकी डिप्रिसिएशन बनती है 4800। फिर इसको डिवाइड बाई 12 कर लेंगे तो पर मंथ इसकी जो डिप्रिसिएशन है वो बनती है 400 पर मंथ डिप्रिसिएशन। ये हम मंथ एंड में या ईयर एंड के बाद जिस तरीके से रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हो उस तरीके से हम डिप्रिसिएशन करते हैं। अब डिप्रिसिएशन ऑलरेडी नहीं की गई, इस मंथ की रिकॉर्ड नहीं की गई, इस एडजस्टमेंट को हमने एडजस्ट करना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हमारे पास आइटम्स गिवन है, जो हमारे पास अकाउंट्स गिवन हैं, वो लेजर का जवाब है। लेजर हमने बनाए थे किससे? जर्नल से। जर्नल में हमने हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट्स के साथ, एक एस्पेक्ट उसका डेबिट दिखाया था, एक एस्पेक्ट उसका हमने क्रेडिट दिखाया था। फिर उसका हमने क्या किया था कि जर्नल से हमने लेजर, रिकॉर्डिंग से हमने क्या किया? क्लासीफाइंग किया। क्लासीफाइंग के बाद हम समरी मीन ट्रायल बैलेंस की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी गई है ये अपने डबल इफेक्ट के साथ, डेबिट क्रेडिट रूल के साथ जो है ना, यहाँ पे उनका आंसर गिवन है। जो चीज़ एडजस्टमेंट के अंदर है इसका मतलब इसको अभी एडजस्ट करना है, इस ट्रांजैक्शन को उसके साथ अभी मिलाना है। तो इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? उन्होंने डिप्रिसिएशन दो चीज़ों की दी है कि इसको भी इसके अंदर आप एडजस्ट कर लें। मैं इसकी एडजस्टिंग एंट्री समझा देता हूं। नंबर 1, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग डेबिट, accumulated depreciation ऑन बिल्डिंग क्रेडिट, इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी जो कि हमने पर मंथ कैलकुलेट की 200। नरेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जो उसकी लाइफ थी उसके मुताबिक हमने क्या किया? 72,000 डिवाइडेड बाई 30 एनुअली आ गया। फिर इसको हमने डिवाइड बाई 12 किया तो पर मंथ डिप्रिसिएशन जो इसकी कैलकुलेट हुई वो 200 हुए। अब इस एडजस्टमेंट को हमने इस ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्ट करना है, मिलाना है। जब इस ट्रायल बैलेंस के साथ ये एडजस्टमेंट एडजस्ट करेंगे तो फिर उसके आगे जो आएगा वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आएगा। ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो क्या होगा? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, यानी कि उसमें एडजस्टमेंट हो चुके। नंबर 2, दूसरी एडजस्टमेंट उन्होंने कहा जो आपके पास इक्विपमेंट है उसकी भी डिप्रिसिएशन होगी। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन इक्विपमेंट डेबिट, accumulated depreciation on equipment credit, ये है 400 पर मंथ। डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, अब ये हमारे पास क्या था? दो हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज आई हैं कि उन्होंने लिखा कि बिल्डिंग जो है उसकी लाइफ 30 ईयर है,
तो उसकी जब एडजस्टमेंट करेंगे तो उसका तरीक़ेकार ये होगा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बिल्डिंग डेबिट अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इस पे बिजनेस का कोई नकदी एक्सपेंस नहीं हो रहा। ये क्या होगा कि हमारे पास इतना फंड जनरेट हो जाएगा 30 ईयर के बाद कि हम इसकी जगह जो है ना और बिल्डिंग बना सकेंगे, क्योंकि ये हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर का ये हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि जब 30 ईयर गुजरने के बाद जब बिल्डिंग ये ख़त्म हो जाएगी तो हम इस बिल्डिंग को क्या कर चुके होंगे, यूज़ कर चुके होंगे, इसके अगेंस्ट हम बेनिफिट बिजनेस के अंदर टेक कर चुके होंगे। जिस कास्ट को हमने यूज़ कर लेना है उसको हम अपने बिजनेस का एक्सपेंस के तौर पर शो करना है। डिप्रिसिएशन को बिजनेस के अंदर एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन को बैलेंस शीट बनाते वक्त हम उसके जो रिलेटेड एसेट्स होगा उसमें से लेस कर देंगे। और ऐसे ही डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्विपमेंट है, एक तरफ इनकम स्टेटमेंट में इसको एक्सपेंस दिखाएंगे, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट को बैलेंस शीट के अंदर उसके एसेट्स में से इक्विपमेंट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो चीज़ एडजस्टमेंट के अंदर होगी उसका डुअल जो है ना क्या होगा, इफेक्ट होगा, इस लिहाज से होगा क्योंकि इसकी अभी जर्नल एंट्री होनी थी, इसका डुअल एस्पेक्ट्स दर्ज करना था। जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में है वो लेजर से है, लेजर कहाँ से है, जर्नल से है, जर्नल में डुअल इफेक्ट पहले ही हो चुका है, लिहाजा जो चीज़ एडजस्टमेंट के अंदर होगी उसके एक तो डुअल एस्पेक्ट्स दिखाएंगे, एक एस्पेक्ट डेबिट का, एक एस्पेक्ट क्रेडिट का, इसके बाद इसके क्या करेंगे, एक इफेक्ट जनरली जो है ना इनकम स्टेटमेंट पे आएगा, दूसरा इफेक्ट जो है ना बैलेंस शीट पे आएगा। अब इसी टाइटल ऑफ अकाउंट्स के साथ ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के साथ ही मैं एक बना देता हूँ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये दो थी, ये एडजस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट होगा मेरे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को लेकर मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरफ मूव करूँगा। ये दो एडजस्टिंग एंट्रीज मैं एडजस्ट कर रहा हूं। अब एडजस्टिंग एंट्रीज नेक्स्ट मैं एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट, ये सबसे पहले मेरे पास ट्रायल बैलेंस गिवन था, ट्रायल बैलेंस के बाद मेरे पास एडजस्टमेंट है। फिर एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस के साथ क्योंकि रिक्वायरमेंट थी कि दो चीज़ों पे, एक बिल्डिंग को उन्होंने डिप्रिशिएट किया क्योंकि इसकी लाइफ 30 ईयर थी, जितने मंथ गुजरते जाएंगे उसकी लाइफ उतनी ही क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। और ऑफिस इक्विपमेंट का भी इसी तरीके से था। अभी मैंने एडजस्टमेंट लिख कर दी हैं, अब इन एडजस्टमेंट को मैं एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्ट करता हूँ। नंबर 1 पे एडजस्टमेंट ये थी डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ट्रांजैक्शन मैंने लिखी थी डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग डेबिट, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्रेडिट। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग का लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता टाइटल ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इसको आप नंबर 1 के तौर पे लिखें नीचे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग डेबिट, जिसको हमने निकाला था 200 पर मंथ, और इसका क्रेडिट हमने किया था अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये एग्जिस्ट करता है टाइटल ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट 200। तो एडजस्टिंग एंट्री आ गई, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्ट करना है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग डेबिट, अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्रेडिट, क्योंकि इसका रिलेटेड अकाउंट्स जो इसका इफेक्ट हो रहा था वो अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन था, वो हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स के अंदर पहले से एग्जिस्ट था, तो लिहाजा मैंने उसके सामने क्रेडिट कर दिया, नीचे मैंने डेबिट कर दिया, दोनों इफेक्ट हो गए।
डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग को मैंने ऊपर डेबिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का पहले से टाइटल ऑफ अकाउंट्स जो है ना एडजस्ट नहीं था, नहीं लिखा हुआ था, तो लिहाजा ये मैंने एक और अकाउंट एडजस्ट किया, या प्रीवियस मंथ के अंदर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई होगी वो ऑलरेडी जो है ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस के तौर पे शो हो गई होगी। दूसरे नंबर पे था डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट, वो था 400, ये डेबिट था, और क्रेडिट था अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन। अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ये मैंने समझाने के लिए निशान लगाया, अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। अब ये मेरे पास दो एडजस्टमेंट थी, मैंने इनको एडजस्ट कर लिया, तो एडजस्टमेंट का मेरे पास जो टोटल आया है 600 डेबिट साइड का टोटल है और 600 मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल है। अब मैंने जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लेना है तो मैंने इन दो चेंजेस को, ट्रायल बैलेंस पुराना और एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि इस एडजस्टमेंट को इस ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्ट करके मैंने इसका नेक्स्ट जो बैलेंस ट्रांसफर करना है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कैश हमारे पास 6500 था, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, कैश पे किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अकाउंट रिसीवेबल, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसके बाद है लैंड 25,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। बिल्डिंग एडजस्टमेंट में मैंने बिल्डिंग का लफ्ज़ ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, मैंने जो लफ्ज़ डेबिट किया वो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस किया, क्रेडिट जो किया अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन किया। अब अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में 400 से क्रेडिट है, एडजस्टमेंट के अंदर 200 से क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट हैं। क्रेडिट के अंदर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। इसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, 24,000। इसके बाद अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर 800 है, और इसी के साथ क्रेडिट साइड पर गिवन है 400। पहले से डिप्रिसिएशन 800 की हो चुकी है, इस मंथ 400 की हुई है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो चेंजिंग वाकई हुई 800 जमा 400 करेंगे वो 1200 बन जाएगा। इसके बाद है नोट्स पेएबल 81,000, कोई चेंजिंग वाकई नहीं हुई। अकाउंट्स पेएबल 10,000, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। इसके बाद कैपिटल है 37,800, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। इसके बाद है ड्राइंग्स, इसके अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। इसके बाद है कमीशन अर्न्ड, इसके अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। रेंटल एक्सपेंसेस पे भी कोई तब्दीली नहीं है। सैलरीज एक्सपेंसेस पे भी कोई तब्दीली नहीं है। टेलीफोन एक्सपेंसेस पे भी कोई तब्दीली नहीं है, यानी कि जिसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो जैसे ही ट्रायल बैलेंस का फिगर था उसी को हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर भी वैसे लिखेंगे। जिस नेचर ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई चेंज वाकई हुई है उस चेंज को ट्रायल बैलेंस के साथ मिलाकर आगे लिखेंगे तो वो क्या होगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। अगर पहले डेबिट है, एडजस्टमेंट में डेबिट है, तो वो डेबिट प्लस हो जाएगा। अगर पहले क्रेडिट है, एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट है, यानी कि पहले डेबिट है एडजस्टमेंट में क्रेडिट है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो लेस होकर लिखेंगे। दो चीज़ें नीचे एडजस्टमेंट में मौजूद है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग 200 डेबिट साइड पे, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्विपमेंट 400। अब हमने चेक कर लेना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अगर ये हमारा इक्वल है, होना भी इक्वल चाहिए हर सूरत में, क्योंकि हमने 200 डेबिट साइड पर दिखाया, 200 क्रेडिट साइड पर दिखाया। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बिल्डिंग डेबिट और डिप्रिसिएशन अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट। डेबिट साइड पे दिखाया डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इक्विपमेंट और क्रेडिट साइड पर दिखाया अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट। तो 600 का टोटल चेंज आया है। अब हम उसको चेक कर लेते हैं। 600 प्लस 1200 प्लस 81,000 प्लस 10,000 प्लस 37,800 प्लस 20,000, इसका टोटल है 1,50,600, 1,50,600। ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है।
अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हमने आगे लेकर चलना होगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। उसी के साथ हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे। उसी से फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी की तरफ जाएंगे। उसी से हम बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। उसी से आगे हमने क्या करना है, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की तरफ जाना है। जब वैसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल करेंगे तो ये एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के साथ ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट होंगी, एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। फिर इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अलहदा कर लेंगे। फिर बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी को अलहदा कर लेंगे। इस तरीके से होगा। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के फिगर को आगे लेकर चलना है और उससे हमने क्या चीज़ बनानी है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट मालूम करने के लिए, जिसके अंदर दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं कि बिजनेस के रेवेन्यू में से जो बिजनेस का एक्सपेंस है उसको हम लेस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा इनकम या लॉस का होगा। सनसेट रियल्टी बिजनेस नेम। फिर जो चीज़ हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, डेट है इसकी मार्च 31/19, $। सबसे पहले हम बिजनेस का रेवेन्यू लिखेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट के आइटम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आप देख लीजिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेकिन फिगर अब आपने किसका लेना है, जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले हमारे पास जो रेवेन्यू है वो है कमीशन अर्नड। कमीशन अर्नड है हमारे पास 20,000, सिर्फ एक ही रेवेन्यू हमारे पास है, 20,000 का कमीशन अर्नड हुआ। 20,000 का कमीशन अर्न करने के अगेंस्ट जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हैं, एक तो एडवर्टाइज किया गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस तशहीर के, वो हैं 900। इसके बाद रेंटल एक्सपेंसेस, किराया है 700। सैलरीज तनख्वाहें हैं, सैलरीज एक्सपेंसेस 13,300। इसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन हमारे पास है 600। इसके बाद दो एक्सपेंसेस हमारे एडजस्टमेंट के अंदर आए थे, क्योंकि इस बिजनेस के लिए हम बिल्डिंग को भी यूज